हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DFCCIL 2021 पोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD इस एग्ज़ाम के लिए साइको नेक्स्ट स्टेज में होने वाला है। साइको एग्ज़ाम जिसको CBAT एग्ज़ाम भी कहते हैं, तो इसके सिलेबस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम इसके बैटरी टेस्ट के पैटर्न को देखें तो इसमें 5 बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं। 5 बैटरी टेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर इनको हम 5 सेक्शन टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें पूछा जाता है। पहले इंटेलिजेंस टेस्ट जिसमें 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको टाइम मिलता है 10 मिनट्स का। अगला बैटरी टेस्ट होता है जिसको सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट कहते हैं। इसमें 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको जो टाइम मिलता है वो 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। अगला जो बैटरी टेस्ट होता है उसको स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट कहते हैं, जिसमें 4 सब सेक्शन होते हैं और एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से चारों सब सेक्शन को मिला करके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 40 यानी 40, और इसमें आपको टाइम मिलता है 5 मिनट। बहुत ही कम टाइम मिलता है। इसके बाद अगला बैटरी टेस्ट होता है जिसको फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं और इसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है। अगला बैटरी टेस्ट अगर बात की जाए तो वो होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे DFCCIL एग्जाम के लिए, साइको एग्जाम के लिए हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जो कि RDSO के पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें आपको 35 प्लस फुल लेंथ ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें आपके सारे सेक्शन इसमें कवर्ड होंगे। 5 बैटरी टेस्ट एक सेट में यहाँ पर कवर्ड है। तो इस प्रकार से 35 जो कंप्लीट सेट है वो यहाँ पर आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाले हैं। इसमें आप अपनी रैंक भी चेक कर पाएंगे, ऑल इंडिया रैंक। और इस टेस्ट सीरीज को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा 8819072112 पर। इस पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। और इस टेस्ट सीरीज की डिटेल्स के लिए आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। आइए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। इंटेलिजेंस टेस्ट में जो पहला बैटरी टेस्ट है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए 10 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में होता क्या है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये कुछ रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे रीजनिंग में जो चैप्टर होता है जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं या फिर उसको हम ऑड वन आउट भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको 5 इस तरीके से कुछ फिगर्स मिलेंगे और इनमें आपको लॉजिक लगाना है कि कौन सा फिगर यहाँ पर ऑड है, कौन सा जो यहाँ पर फिगर है वो बाकी 4 फिगर से अलग है। उसी फिगर को यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना होता है। अब यहाँ पर होता यह है कि इस एग्जाम की अगर बात करें, साइको एग्जाम में क्या होता है कि जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं उसमें कई सारे लॉजिक लग जाते हैं। हो सकता है 3 से 4 लॉजिक लग रहे हो, तो आपको वहां पर 1 बाय 1 सारी चीज़ों को चेक करना होता है। हालांकि इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में एक इंटेलिजेंस टेस्ट कोई जो क्लास होगी उसमें हम पूरी चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से आपको इसको अप्रोच रखना होता है और क्या क्या लॉजिक यहाँ पर लग सकते हैं। 5-6 लॉजिक होते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, उनके रूल्स को भी समझेंगे। तो उसमें हम इन चीज़ों को समझ लेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर अभी अपने सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी होती है कि इस लॉजिक को आपको जब इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको एक नज़र में ही क्वेश्चन में लॉजिक को पकड़ना होता है, क्योंकि टाइम आपको बहुत कम है और एक नज़र में लॉजिक को पकड़ करके ही आपको आंसर टिक करना होता है। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर अगर देखा जाए, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देनी है कि आपको एक नज़र में ही लॉजिक लगाना है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे तो थोड़ा बहुत लॉजिक आपको लग ही जाएगा कि इसमें आखिरकार हो क्या रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें आखिरकार हो क्या रहा है। जैसे हम अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक एरो इधर है, इसमें भी एक एरो है, इसमें भी एक एरो है, इसमें भी एक एरो है, लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें 2 एरो हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला लॉजिक लग रहा है। इसके बाद कोई और इसमें लॉजिक लग सकता है क्या, ये भी हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 यहाँ पर, लेकिन ये S लिखे हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर N है, यहाँ पर, तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। इसके बाद हमें इनकी लाइंस को भी चेक कर लेना है कि यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, तो 8 लाइन यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर। इसका मतलब इसके अलावा और कोई लॉजिक इस वाले फिगर में लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा E।
इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पे हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। तो यहाँ पर जो ई है वो नीचे की साइड है, यहाँ पर ई जो है वो ऊपर की साइड है, यहाँ पर नीचे की साइड है, यहाँ पर नीचे की साइड है, यहाँ पर ऊपर की साइड है। इसका मतलब ये कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पर ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। अगले वाले लॉजिक की बात की जाए तो इसमें हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर ये 3 है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ पर हो सकता है कि हमारा जो आंसर है वो सी है। बट एक लॉजिक और भी देखना है हमें, जितने पॉसिबल लॉजिक है उन सभी लॉजिक को एक एक करके चेक कर लेना है। जैसे यहाँ पर 3 लाइन बन रही है, यहाँ पर 3, 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 यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3, यानी कि कोई और लॉजिक इस वाले क्वेश्चन में लग ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले बैटरी टेस्ट की बात की जाए तो ये होता है जिसको हम सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट कहते हैं। सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट की अगर बात की जाए तो ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को चेक किया जाता है इस टेस्ट के माध्यम से। एक चीज़ और आपको एग्जाम में ध्यान रखना होगा, बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जो भी अभी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और इन इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इवन नंबर है और जो ऑड नंबर है उसकी आपको एक यहाँ पर सीरीज दी गई है, जिनमें से करना क्या है आपको कि जो ऑड नंबर है उनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो भी आपका सम होगा वही आपका आंसर होगा। ध्यान रखना है इस बात का। एग्जाम में क्या वहां पर आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपको। वहां पर एएलपी में बहुत सारे स्टूडेंटों ने ये गलती की हुई थी और बहुत सारे स्टूडेंट एएलपी के साइको में इसी वजह से फेल हुए थे। क्या रीजन था उसका? रीजन ये था कि एग्जाम में एक ब्रिक टेस्ट नाम का होता है, उसमें ब्रिक को टेस्ट करते हैं, यानी ब्रिक टाइप की संरचना बनी हुई होती है, उसमें ब्रिक को देखना होता है कि कितनी ब्रिक से वो टच कर रही है। कुछ इस तरीके का लॉजिक वहां पर था। तो बच्चों ने यहाँ पर प्रैक्टिस क्या की थी कि ए बी सी डी इस तरीके से वहाँ पर ए बी सी डी दी हुई थी, यानी प्रैक्टिस जब बच्चे कर रहे थे तब वो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। बट वहाँ पर क्या पूछ लिया गया था, वहाँ पर इन्होंने इसी क्रम को चेंज कर दिया था। तो एग्जामिनर थोड़ा सा तो खेलेगा वहाँ पर, जो आपका एग्जाम होगा उसमें थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट देगा वो। तो वहाँ पर बहुत ध्यान से आपको इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। हो सकता है जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके जो इंस्ट्रक्शन हो वो थोड़े अलग हों, लेकिन रियल एग्जाम में आपको जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे वो अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे हम सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शन ये मिला है कि ऑड नंबर को जोड़ना है। अगर एग्जामिनर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दे, हो सकता है वो ये कह दे कि यहाँ पर आपको इवन नंबर को जोड़ना हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे कि उन्हें ये लगेगा कि मैंने तो प्रैक्टिस की है, मुझे तो यहाँ पर ऑड ही बोला गया होगा। ऐसा आपको नहीं करना है। जो 5 के 5 बैटरी टेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर खेलेगा थोड़ा बहुत, तो आपको ध्यान से इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है। एक बार केयरफुली रीड करना, क्योंकि रीड करने का टाइम भी मिलेगा। तो वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में ये समझ लेना है कि आपसे आखिरकार क्या वहाँ पर पूछा गया है। चलिए, इसमें अगर बात करें सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट की, तो हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को रीड किया है जिसमें कहा गया है कि आपको ऑड नंबर को जोड़ना है। अब ऑड नंबर को जोड़ना है तो यहाँ पर आपको ऑड नंबर को पहचानते हुए जोड़ते जाना है। जैसे कि ये 5, 10, उसके बाद यहाँ पर 11, 11 के बाद यहाँ पर 16, 16 के बाद यहाँ पर 19, 20, 21, 22, 23, 24 और यहाँ पर 10, तो ये हो जाता है 34, 34 आपका इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्विकली इसको जोड़ पाएंगे। इसके बाद अगला जो बैटरी टेस्ट आता है उसको स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट कहते हैं। और इस बैटरी टेस्ट में क्या होता है, 4 सब सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 40 हो जाते हैं। टाइम इसमें आपको 5 मिनट का मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को आपको केयरफुली रीड कर लेना है। अभी ये स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट है तो इसको यहाँ पर हम समझते हैं आखिरकार इसमें होता क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपके पास कुछ इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें ये ABCD लिखी हुई है। ABCD लिखने के बाद अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ अंदर बॉक्सेस हैं और यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 7 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, इस तरीके से। अभी यहाँ पर देखना कि जो ये एरो है वो यहाँ पर एरो क्या है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये रास्तों को। यहाँ पर ये रास्तों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो आप ये बीच में एक बबल देख रहे हैं, ये बबल एक प्रकार का बैरियर है। अभी जैसे मान लीजिएगा कि आपको इस ए ऑप्शन से
सी ऑप्शन तक जाना है तो यहाँ से आप ए से चलेंगे और सी के ओर जाने के लिए तो बीच में आपके पास बैरियर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। ये क्या है, बैरियर को शो करता है। अब इस टेस्ट में होता क्या है, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि Y से D तक पहुंचने के लिए उत्तम रास्ता कौन सा है। Y से D तक आपको जाना है तो Y से D जिस भी रास्ते से आप जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर समझते हैं, जैसे Y यहाँ पर है और D यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक जाना है आपको। तो Y से D तक पहुँचने के लिए आपको किसी ऐसे रूट को चुनना होगा जिसमें कोई ऐसा नंबर मिले आपके पास। जैसे यहाँ पर 1 है और उस नंबर में क्या हो कि जो यहाँ पर ब्लॉक बना हुआ है उसकी किसी एक या फिर उसकी किसी दूसरी दीवार से जिस भी रास्ते से आप जा रहे हैं उसको टच करना चाहिए। जैसे यहाँ पर समझते हैं Y से हमें D तक जाना है तो Y से D तक जाने के लिए यहाँ से हम चलेंगे और ध्यान रखना है कि बीच में हमारा बैरियर ना आना चाहिए। तो आगे हम नहीं बढ़ सकते क्योंकि बैरियर आएगा, तो फिर हम यहाँ पर ऊपर जाएंगे। इसके बाद और ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि बैरियर आएगा। फिर हम यहाँ पर टर्न लेंगे, टर्न लेने के बाद हम फिर ऊपर जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर अब ये जो 2 बबल बने हुए हैं ये बीच में नहीं बने हुए हैं, ये यहाँ पर आपके पास जो बबल है उनके बीच में रास्ता दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जा सकते हैं। तो यहाँ से पहुँचते हैं D तक। हम Y से D तक पहुँच गए हैं और ध्यान रखना है कि जिस भी रास्ते को हम चुनेंगे उसमें कोई ना कोई इस तरीके से एक आकृति होनी चाहिए जिसकी एक या फिर जिसकी दोनों दीवारों को इसको टच करना चाहिए। जिस भी रास्ते पर हम चल रहे हैं वो जो रास्ता है वो इस बॉक्स की एक या फिर दोनों जो दीवारें हैं या फिर हम इसको बॉल बोल सकते हैं उनको ये टच करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारी बॉल यहाँ पर टच हुई है वो केवल एक ही बॉल टच हो रही है, ये यहाँ से यहाँ मुड़ जाते हैं ना, तो ये इसकी ऊपरी वाली जो दीवार है वो टच हो रही है। इसका मतलब आपकी एक या फिर दोनों दीवारें जो है वो टच होनी चाहिए। तो Y से D तक गए हैं हम, तो हमें क्या मिला रास्ते में, हमें 1 मिला। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर होगा वो 1 होगा। वहाँ पर ऑप्शन होंगे आपके पास 1 से लेकर के 10 तक, तो आपको यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 को टिक कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अभी जैसे हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, इसी में से दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि F से लेकर के P तक जाना है आपको यहाँ पर F से लेकर के P तक जाना है। तो हमको देखना है कि F कहाँ पर है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज़ ये देख लेनी है कि ABCD जो लिखी हुई है वो किस क्रम में लिखी हुई है। A से लेकर के G तक यहाँ पर जा रही है, फिर G से नीचे आ रहे हैं, N से T यहाँ तक आ रहे हैं, G यहाँ तक। तो हमें ये जल्दी ही सर्च करने में मिल जाएगा कि जो F है वो कहाँ पे होगा। AB यानी F यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर F से हमें P तक जाना है और हमें पता है कि P वाली लाइन यहाँ पर नीचे है। तो इसके लिए हम यहाँ पर चलेंगे, F से हमें यहाँ तक आना है। तो आइए यहाँ पर हम चलते हैं, इधर आते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको टर्न कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आएंगे और इसके बाद तो सीधा ही रास्ता है, कोई यहाँ पर कुछ भी बीच में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अब आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये 10 से टच हुआ है, बट ये 10 से टच नहीं हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ये इसकी एक बॉल को टच करना चाहिए, पूरी बॉल को टच करना चाहिए, एक या फिर दूसरी बॉल को। ये सिर्फ कोने को टच कर रहा है। देखना आप थोड़ा ध्यान से समझना इसको, यहाँ पर ये पूरे 10 को टच नहीं कर रहा है, बस इसके कोने पर ही टच करके निकल गया है, इसके कोने पर। लेकिन अगर हम 4 को ध्यान से देखेंगे तो उसकी एक दीवार यहाँ पर एक बॉल जो है वो टच हो चुकी है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। और ध्यान ये भी रखना है कि इसमें कोई भी बैरियर नहीं आना चाहिए रास्ते में। अब अगर जो बैरियर है, जैसे ये 2 बबल आए हुए हैं, तो ये बीच रास्ते में नहीं आए हुए हैं, ये इसके आजू बाजू में है। तो यहाँ से हम आराम से निकल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी हम तीसरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि यहाँ से V से H तक चलना है। तो हमें पता है कि V यहाँ पर होगा और H यहाँ पर होगा। V से H तक चलना है, तो आइए यहाँ पर V से हम H तक चलते हैं। तो V से H तक चलने के लिए हमें एक ऐसे रूट को चुनना होगा जहाँ पर कोई भी अवरोध ना आए। चलिए यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से गए, यहाँ पर टर्न लिया, इसके बाद यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर मुड़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर मुड़ सकते हैं और यहाँ पर, और या H यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से V से H तक हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर अब हमको देखना है कि हमने किस दीवार को टच किया है। देखो इसका ये दीवार नहीं है, ये कोना है,
इसी के साथ 7 भी दीवार नहीं है, कोना है। यहाँ पर 3 भी दीवार नहीं है, कोना है। 9 की दीवार को टच किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये भी ध्यान रखना है कि कोई बीच में बैरियर तो नहीं आया हुआ है, नहीं, हमारे बीच में कोई भी बैरियर नहीं आया हुआ है। अब हम अगला टेस्ट देखते हैं। अगला टेस्ट है जिसको हम फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सा मतलब है कि आपको कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं, उनको आपको फॉलो करना है। जनरली इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 आएंगे, टाइम जो आपको मिलेगा वो 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इस बैटरी टेस्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पर जैसे आपके पास एक बॉक्स बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, तो जो शेप बदल रहा है, शेप बदलने का मतलब क्या है, इसका आकार बदल जाना। अभी स्क्वायर से ये क्या हो चुका है, सर्किल हो चुका है। तो शेप बदलेगा तो स्क्वायर से सर्किल होगा या फिर सर्किल से स्क्वायर होगा। शेप का मतलब क्या है, शेप का मतलब है यहाँ पर आकार बदलना। तो जो आपका स्क्वायर है वो यहाँ पर सर्किल हो सकता है और जो सर्किल है वो स्क्वायर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर साइज है, साइज का मतलब क्या है, उसका आकार बदलना, छोटा बड़ा होना, उस तरीके से। शेप का मतलब उसकी आकृति बदलना, साइज का मतलब उसका आकार बदलना। तो यहाँ पर ये स्क्वायर बड़ा था, ये छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। अगर कहीं पर आपको इंस्ट्रक्शन मिले कि साइज बदलना है तो छोटे वाले को आपको बड़ा करना है और बड़े वाले को आपको छोटा करना है। ठीक इसी प्रकार सर्किल में देख लेते हैं। सर्किल जो यहाँ पर है आपका, वो यहाँ पर बड़ी आकार में है, इसके बाद इसको छोटा आकार किया गया है अगर हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है कि साइज को छोटा करना है, और यहाँ पर छोटा साइज है तो इस तरीके से, मतलब कि साइज बदलना है, छोटे को बड़ा करना है, बड़े को छोटा करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर कलर है, तो ये व्हाइट कलर में है, ये ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट है ब्लैक हो जाएगा। इसी प्रकार से व्हाइट है तो ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट है तो ब्लैक हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो जाएगा, ब्लैक है तो वो व्हाइट हो जाएगा, चाहे वो किसी भी आकार में हो, किसी भी साइज में हो, किसी भी शेप में हो। अभी हम इसके क्वेश्चन को करेंगे तो और अच्छे से इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको मिलेगा। यहां पर आपके पास अब कुछ इस तरीके की प्रोसेसिंग होने वाली है। तो देखो, अगर आपके पास इस तरीके से 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 1 2 3, ये 3 बॉक्सेस हैं आपके पास। अगर ऊपर क्रॉस लगा हुआ है तो इस ऊपर के क्रॉस का मतलब ये है कि यहां पर शेप बदलेगा, यहां पर क्या होगा, शेप बदलेगा। यानी कि अगर स्क्वायर है तो वो सर्किल बन जाएगा, सर्किल है तो वो स्क्वायर बन जाएगा। अगर बीच में भी आपको क्रॉस मिला तो क्या होगा, इसका मतलब होगा कि साइज बदलेगा। अगर छोटा स्क्वायर है तो वो बड़ा स्क्वायर बन जाएगा, अगर छोटा सर्किल है तो वो बड़ा सर्किल बन जाएगा, और अगर छोटा सर्किल है तो वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा सर्किल है तो वो छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बड़ा स्क्वायर है तो वो छोटा स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां पर नीचे भी क्रॉस है तो क्या होगा, तो यहां पर कलर चेंज हो जाएगा। आइए अब यहां पर हम फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को लेते हैं। यहां पर आपको याद रखना है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को, किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हुए हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमने इससे पहले देखा है कि 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, उसमें अगर ऊपर क्रॉस लगा है तो इसका मतलब है कि उसका शेप बदलेगा, बीच में क्रॉस लगा है तो उसका मतलब है कि उसमें साइज बदलेगा, और अगर नीचे क्रॉस लगा है तो उसका मतलब है कि उसमें कलर भी बदलेगा, इस तरीके से। तो यहां पर ये इंस्ट्रक्शन आपको माइंड में याद रखने होंगे। जैसे ही आपको यहां पर देख पा रहे हैं ना कि यहां पर दिए हुए हैं 3 इंस्ट्रक्शन, इस तरीके से ये चीजें आपको याद कर लेनी है। अब इसे आप शॉर्ट फॉर्म में जरूर याद कर लें, जिस प्रकार से भी आपको एग्जाम में इंस्ट्रक्शन मिले उस तरीके से, ऊपर शेप, नीचे बीच में साइज और नीचे कलर। अभी हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को रिमूव करके इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है जो कि ब्लैंक है, इसका मतलब ये वाइट है। एंड जब इस स्क्वायर को इस बॉक्स से प्रोसेस करवाया जाएगा, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि हमारा कंप्यूटर काम करता है। जैसे ही हम इनपुट देते हैं और इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी उसमें इनपुट पर हम अप्लाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसमें प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वहां पर हमको आउटपुट मिलता है। ठीक वैसे ही है यहाँ पर भी। तो आपको जब इस बॉक्स को पहले वाले ऑप्शन में आप जब इसके अंदर एंटर करेंगे, इस तरीके का इनपुट आप एंटर करेंगे और आपको पता है कि ये प्रोसेस यहाँ पर होनी है। तो पहले यहाँ पर शेप भी बदलेगा, साइज भी बदलेगा और कलर भी बदलेगा। शेप बदलने का मतलब ये है कि अभी स्क्वायर है तो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जब शेप बदलेगा तो वो सर्किल हो जाएगा। हो सकता है एग्जाम में कोई और शेप दे दिया जाए, बट यहाँ पर आपको जिस प्रकार का इंस्ट्रक्शन है उस तरीके से देखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सर्किल। दूसरी बात, यहाँ पर इसका साइज भी बदलेगा, तो सर्किल जो होगा वो छोटा सर्किल होगा। और तीसरा, यहाँ पर कलर भी बदलेगा, तो यहाँ पर जो व्हाइट है वो अभी
इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा, मतलब कि जो ब्लैंक है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसके बाद जो भी आपका ये आउटपुट आया है इसको आपको बी पर अप्लाई कर देना है। अब बी पर जब हम इस वाले इनपुट को अप्लाई करेंगे, जो मतलब ए वाला आउटपुट आया है उसको जब हम बी पर अप्लाई करेंगे तो बी वाले बॉक्स में हमें इंस्ट्रक्शन क्या मिल रहे हैं कि पहले इसका शेप बदलना है, दूसरा इसका साइज भी बदलना है। शेप बदलना है और साइज बदलना है, कलर अभी भी यहाँ पर नहीं बदलेगा। अभी ये हमें को छोटा मिला था तो यहाँ पर शेप बदलेगा। शेप बदलने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हमारे पास जो मिलेगा वो एक स्क्वायर फॉर्म में मिलने वाला है, स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि इसका साइज भी बदल जाएगा। साइज बदलेगा इसका मतलब ये जो छोटा था अभी वो बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पर कलर में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो पहले कलर था वही कलर यहाँ पर हमको रहने वाला है। जैसे यहाँ पर ब्लैक कलर था तो यहाँ पर हमारे पास ब्लैक ही रहने वाला है। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। अब ये जो बी का आउटपुट है उसको अब सी के इनपुट पर अप्लाई करना है, मतलब कि जो यहाँ पर हमको बी के आउटपुट में मिला है उसको सी के इनपुट पर अप्लाई करेंगे। सी के इनपुट पर इंस्ट्रक्शन क्या है कि इसका शेप बदलना है, साइज नहीं बदलना है, कलर बदलना है। शेप बदलने का मतलब कि ये अभी स्क्वायर है, ये स्क्वायर से कैसा हो जाएगा, यहाँ पर ये सर्किल में हो जाएगा। साइज नहीं बदलेगा, इसका मतलब ये बड़ा सर्किल रहेगा, अभी भी बड़ा सर्किल रहेगा। और यहाँ पर कलर भी बदल जाएगा, इसका मतलब जो ब्लैक था वो अभी व्हाइट रहेगा। तो सी का आउटपुट इस तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद सी वाले आउटपुट को हमको डी के इनपुट पर अप्लाई कर देना है। जब हम इसको डी पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, शेप। शेप का तो कोई यहाँ पर है नहीं, इसका मतलब इसका आकार कोई नहीं बदलेगा। साइज जरूर बदल जाएगा, तो साइज यहाँ पर छोटा हो जाएगा। और थर्ड वाले इंस्ट्रक्शन में नीचे वाले बॉक्स में भी क्रॉस है, इसका मतलब यहाँ पर कलर भी बदल जाएगा। तो ये जो ब्लैंक था वो अभी यहाँ पर डार्क हो जाएगा, मतलब कि ब्लैक हम इसको बोल सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। अभी हमारे पास डी का आउटपुट आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये सब चीजें यहाँ पर अननेसेसरी जो चीजें हैं उनको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जो डी का हमारे पास आउटपुट आया है ना, इस वाले आउटपुट को हमें कौन से वाले ऑप्शन से प्रोसेस करवाना होगा कि ये हमारे पास आंसर निकल करके आ जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर हमें ये चीज देखनी है। तो पहले अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपका टाइम बचने लगेगा। अभी क्या है आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जैसे ही आपने देखा कि इसका क्या बदलेगा, अब इसमें और इसमें कनेक्शन में देखना आप। ठीक है, यहां पर साइज है तो आप चाहें तो इसका बॉक्स बना लें। एक एक क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल ना करें, क्योंकि हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आपका जो कह सकते हैं कि जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम होगा। आपको बस ये सोचना है कि इससे ये बनाना है आपको। अभी ये देखा और ये देखा, दोनों में क्या फर्क है, दोनों का साइज कैसा है, सेम है। तो इस तरीके से अभी हमें पता है कि 3 बॉक्सेस है यहाँ पर। हमने देखा कि दोनों की साइजेस सेम है, साइज सेम है, इसका मतलब जो बीच का ऑप्शन होगा वो खाली होगा। क्लियर। इसके बाद हमने देखा कि इसमें और इसमें कलर में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर कलर जो है वो चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब ये कलर वाली प्रोसेस यहाँ पर हुई है। इसके बाद हमने जब इसको और इसको देखा तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि इसका जो साइज है वो भी क्या हो चुका है, यहाँ पर बदल चुका है। साइज भी क्या हो चुका है, यहाँ पर बदल चुका है। तो सॉरी, साइज नहीं बदला है, शेप बदल चुका है। साइज तो छोटा है ना, शेप यहाँ पर बदल चुका है। शेप बदलने का मतलब कि ये गोल था, गोल से क्या हो चुका है, मतलब सर्किल था, सर्किल से क्या हो चुका है, ये स्क्वायर हो चुका है। तो साइज जब बदले शेप जब बदलेगा तो शेप जो है वो ऊपर का है, साइज तो चेंज हो नहीं रहा, इसका मतलब इसको हम ब्लैंक रखेंगे। तो ये हमें देखना है कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये हमारे सी वाले ऑप्शन में है। इसका मतलब जो आंसर होगा, अब इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो आपको फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में समझना है कि जो भी आपके पास ये इनपुट है उसको 1 बाय 1 सभी ऑप्शन से आपको आउटपुट तक पहुंचना है। और जब आपका आउटपुट, ये फाइनल आउटपुट निकल आए, तब आपको जो आपका आउटपुट है, जैसे ये आउटपुट है, इसको आपको क्वेश्चन वाले आउटपुट से कंपेयर करना है और इस तरीके से बॉक्स बनाना है। और फिर आपको सोचना है कि इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर परिवर्तन हो रहा था कि इसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, साइज जो है वो बीच वाला बॉक्स यहाँ पर डिनोट होता है। साइज में अगर परिवर्तन हो रहा होता तो भी यहाँ पर क्रॉस आ जाता, बट साइज में परिवर्तन नहीं है तो क्रॉस नहीं आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट कैसे करना होता है। इसकी हम एक क्लास लेंगे, उसमें पूरा इसका कंप्लीटली आपको बताएंगे, यानी पूरा सेट ही करेंगे कंप्लीटली। तो उसमें और अच्छे से इसकी आपकी जो प्रैक्टिस है वो समझ में आपको आएगा।
अगला जो बैटरी टेस्ट होता है 5 नंबर का, उसको कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी मतलब कि ये एक तरीके से आपका इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन ये इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट वहां पर आपसे क्वेश्चन नहीं किए जा रहे हैं, ये आपका इंटरव्यू रिटन टाइप में हो रहा है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का होता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरीके की है, आप किस तरीके के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, ये आपको उससे पता चलता है। अभी इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सॉल्व करने का सबसे जो तरीका है वो तो मैं आपको इसकी जो पर्टिकुलरली जब पर्सनैलिटी टेस्ट वाला वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें आपको कंप्लीटली बताऊँगा, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो समझ लेते हैं। इसमें आपको एथिक्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको एथिक्स का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको यहाँ पर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, जो संविधान होते हैं, जो संवैधानिक चीज़ें होती हैं, उसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि कोई संवैधानिक यहाँ पर कोई चीज़, यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि इस तरीके से कोई हाई कोर्ट है, उसने इस तरीके से बताया हुआ है, तो आपको वहाँ पर हाँ करना ही होगा, चाहे आप उससे अपना जो आपका विचार है वो मिलता हो या ना मिलता हो। आप जैसे संवैधानिक कोई भी चीज़ें हैं उस पर आपको आंसर करना ही होगा। इस तरीके से आपको करना है उसको। और यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचना है, किसी भी चीज़ पे नेगेटिव आपको थिंकिंग नहीं रखनी है। नेगेटिव थिंकिंग से मतलब कि आपको इस तरीके से नहीं सोचना है कि रियल में कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी और वो आप उससे बिल्कुल ही मैच कर गए तो आपने उसका टिक कर दिया। थोड़ा पॉजिटिव लेकर के चीज़ों को चलना है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में कहा गया है, मुझे लगता है कि समाज को अपनी समस्याओं के विषय में वैज्ञानिक सोच पर ध्यान देना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि क्या जो समाज की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके लिए क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हाँ होगा। अब इसको अगर हम एक नॉर्मल रियल लाइफ से इसको हम इस तरीके से रिलेट करें तो जैसे मान लीजिएगा जो चाइल्ड मैरिज होती है, वो क्या है, एक पहले सामाजिक समस्या हुआ करती थी। तो अगर हम इस चाइल्ड मैरिज को जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक जो सामाजिक समस्या है ये वास्तव में एक समस्या ही है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड मैरिज का मतलब छोटी उम्र में शादी होना, और छोटी उम्र में शादी होने का मतलब कि जिसकी भी छोटी उम्र में शादी हो रही है वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। तो इस तरीके से उसके अंदर अगर कह सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक सोच है, इस तरीके से हम उन समस्याओं से निपट सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा हाँ। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि हमें अपने जीवन को डैश। अब पहला ऑप्शन है कि अपने समूह के मानकों द्वारा निर्दिष्ट करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि अपने व्यक्तिगत विचारधारा द्वारा निर्दिष्ट करना चाहिए, यानी कि जो हमारा जीवन है उसको हमें किस तरीके से जीना है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। अभी हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि जो भी व्यक्ति की विचारधारा है वो अपनी विचारधारा के अंतर्गत सरवाइव कर सकता है बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए। मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि रिस्ट्रिक्शंस है, और रियल में अगर देखा जाए, एथिक्स में भी देखा जाए तो वो रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो 2 ऑप्शन होगा कि अपने व्यक्तिगत विचारधारा के अनुसार हम अपने जीवन को जी सकते हैं। व्यक्तिगत विचारधारा का मतलब कि कहीं पर भी किसी भी जो हमारी कह सकते हैं एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर हमें कोई चीज़ सही नहीं लग रही है तो हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। डिफरेंट सेगमेंट में आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 2 है ना, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि यदि मुझे किसी एकांत स्थान पर 1 या 2 दिन के रहने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? मैं ऊब जाऊंगा, मुझे रहने में आनंद आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली 2 टाइप के इंसान होते हैं अगर इनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। एक होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है, और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट का मतलब कि जो अकेले रहना पसंद करते हैं, एक्सट्रोवर्ट का मतलब कि जो थोड़ा खुले में रहना पसंद करते हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट हो या फिर एक्सट्रोवर्ट हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर कर देंगे। अगर आप इंट्रोवर्ट होंगे तो आप कर देंगे कि मुझे रहने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप एक्सट्रोवर्ट होंगे तो आपको लगेगा कि मैं ऊब जाऊंगा। बट यहाँ पर आपको बीच में रहना है,
ना इंट्रोवर्ट में रहना है ना एक्सट्रोवर्ट में रहना है, मतलब ना किसी इंसान को इतना अकेला होना चाहिए और ना किसी इंसान को इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ में होना चाहिए, उसको एक बैलेंस में रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस वाली थिंकिंग रखनी होगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर कि आप कह नहीं सकते, इसका आंसर आप क्या कह सकते हैं कि कह नहीं सकते कि अगर मुझे एकांत में रखा जाए तो मैं ऊब भी जाऊँगा, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, या फिर मुझे आनंद रहेगा, ये भी हो सकता है और नहीं भी रहेगा। तो इस तरीके से अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर फिर आपको जो थिंकिंग है वो अपनी बीच की थिंकिंग को अपनाना होगा। तो इस तरीके से आपके ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, इसमें 35 क्वेश्चन होंगे, 10 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उनमें हम एक एक टेस्ट के अच्छे तरीके से जो वीडियो लेक्चर हैं वो लेकर के आएंगे, जिनमें आपको बताएंगे किस तरीके की अप्रोच आपको रखनी है, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, और इसके बाद आप प्रैक्टिस के माध्यम से इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।